हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई करियर पॉइंट। पावरफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के सीरीज में आपका स्वागत है। मैक्सिमा, मिनिमा और मोनोटोनिसिटी ये दोनों एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और आपस में बहुत हद तक कनेक्टेड हैं। अगर आपको मोनोटोनिसिटी पता हो किसी फंक्शन की तो मैक्सिमा मिनिमा पर आप कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा पता हो तो आप मोनोटोनिसिटी पर भी कमेंट दे सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपको कुछ ऐसे ही इलस्ट्रेशंस और ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं जिसमें मोनोटोनिसिटी आपसे पूछा गया है, फंक्शन का मोनोटोनिक एनालिसिस करना है, लेकिन मैक्सिमा मिनिमा यूज करके अगर आप ये काम करेंगे तो ज्यादा आसानी से और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आपका वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा। यूजुअली मैंने देखा है कि जब मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट का फोकस मोनोटोनिक एनालिसिस पर ही होता है, जबकि अगर वो मैक्सिमा मिनिमा को भी ध्यान में रखकर काम करे तो कई क्वेश्चंस उसके ज्यादा आसानी से हैंडल हो जाते हैं। राइट? तो आज इस वीडियो में आप यही चीज सीखने जा रहे हैं और जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, रेगुलरली हम इस चैनल पर इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस रेगुलरली उन्हें दे रहे हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जो भी नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का कोई भी सेशन आपका मिस नहीं हो और जब भी ये सेशन आए आपको अलर्ट जरूर मिल जाए। राइट? तो चलिए, मैं किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, पहले मैं आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि हम क्या निकालना चाहते हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। ध्यान से देखिए, फंक्शन gx का डेफिनेशन दिया हुआ है, कुछ और इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, f'(x less than 0 for all x belongs to r, यानी gx फंक्शन की ये डेफिनेशन है और ये कंडीशन दी हुई है उस फंक्शन के लिए। फंक्शन f का ये प्रॉपर्टी है, all x belongs to r के लिए ये सेटिस्फाई होता है। देन gx इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन का मोनोटोनिक एनालिसिस करना है। कौन से फंक्शन का? gx फंक्शन का। ओके, तो यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद फिर उसका मोनोटोनिक एनालिसिस करने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में भी डायरेक्ट मोनोटोनिसिटी पर चले जाएंगे तो थोड़ा सा आपको एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ते हैं और अगर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए, जैसा कि मैं अभी बताऊंगा आपको, और इससे भी और आगे भी इस तरह के और अभी एग्जांपल्स लेने वाला हूं, तो ऐसे केस में आपके लिए उस क्वेश्चन को इजीली हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर साथ में मैक्सिमा मिनिमा को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाए तो ज्यादा आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। तो देखिए, जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई हैं, हम सबसे पहले उसके ऊपर काम कर लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है gx फंक्शन और साथ में f'(x less than 0। f'(x less than 0 से बहुत कुछ हमें पता चल जाता है। हमेशा all x belongs to r के लिए कंक्लूजन निकल जाता है कि f'(x फंक्शन मस्ट बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। ये मोनोटोनिक फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है f'(x फंक्शन। ये हमें पता चल गया, f'(x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए अब जहां भी जरूरत होगी, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से ये कंक्लूजन निकला और जो डिक्रीजिंग फंक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज अब हम यहां पर यूज कर पाएंगे। अब मैं gx फंक्शन का मोनोटोनिक एनालिसिस करना चाहता हूं तो मैं gx को डिफरेंशिएट करूंगा, तो g' निकाल लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट gx, राइट? तो g' हमने फाइंड आउट कर लिया। g' का डेफिनेशन आएगा 2 टाइम्स ऑफ f'(x/2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, साथ में मिलेगा माइनस ऑफ f'(1 - x। ऐसा मिला। ध्यान से देखिए क्या मिला, f'(x/2 माइनस f'(1 - x। ठीक है, अब मुझे g' मिल चुका है। अब अगर मैं मोनोटोनिसिटी के बारे में सोचूंगा तो यहीं पर चेक करने की कोशिश करूंगा कि g' कहां पर ग्रेटर देन 0 है, कहां लेस देन 0 है। वो किया जा सकता है क्योंकि g' का डेफिनेशन f' के साथ कनेक्टेड है और f' का नेचर मुझे पता है। f' का नेचर मुझे डिक्रीजिंग दे रखा है, तो मैं देख सकता हूं डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये कब बड़ा होगा, ये कब बड़ा होगा, उसके बेस पर मैं ये बता सकता हूं कि g' नेगेटिव कहां होगा और पॉजिटिव कहां होगा। लेकिन उसमें मुझे एफर्ट्स ज्यादा लेने पड़ेंगे। इसके बजाय मैं दूसरा काम करता हूं, मुझे f'(x का नेचर पता है कि ये डिक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, मैं आपको पहले प्रॉपर्टी समझाता हूं बच्चों। डिक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है दैट इफ f(x) इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक फंक्शन, कोई भी मोनोटोनिक है वेदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग,
लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और साथ में कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी है, तो सबसे पहली चीज दैट इट हैज टू बी 1-1 फंक्शन ऑल्सो, ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा, है ना, इंजेक्टिव फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन होगा, क्योंकि अगर ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है तो आप जानते हैं 1-1 फंक्शन वो होता है जिसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उस फंक्शन के ग्राफ को दोबारा कभी भी कट नहीं कर सकती, है ना, दो डिफरेंट एक्स पर। जैसे अगर वो फंक्शन 1-1 है तो आप जानते हैं दैट इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 इफ एंड ओनली इफ x1 इज इक्वल्स टू x2, ये दो डिफरेंट वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल तभी आ सकती है जब x1 और x2 भी इक्वल हो जाएं, तो भी फंक्शन 1-1 बनेगा, अदरवाइज 1-1 नहीं होगा। तो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ये उसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रॉपर्टी होती है, इट्स ग्राफ कांट कट एक्स एक्सिस मोर देन वंस, इट्स ग्राफ कैन कट एक्स एक्सिस एट मोस्ट वंस, एक ही बार एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ कट कर सकता है। कैसे? फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो या तो इस तरह का केस बनेगा या फिर इस तरह का केस बनेगा, घूमकर नीचे तो आ ही नहीं रहा, यानी एक्स एक्सिस को या तो एक बार कट करेगा या एक बार भी कट नहीं करेगा। डिक्रीजिंग है तो भी ऐसा ही होगा, हो सकता है कि इस तरह का केस बन जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है ऐसा केस बन जाए, यहां पर भी एक बार कट कर रहा है, यहां पर भी एक बार कट कर रहा है, हो सकता है ऐसा केस बन जाए, यानी एक बार भी कट नहीं कर रहा। तो या तो वो एक बार कट करेगा जैसा इस केस में देख रहे हैं, जैसा इस केस में देख रहे हैं, या फिर इस केस में आप देख रहे हैं एक बार भी कट नहीं कर रहा, इस केस में एक बार कट कर रहा है या एक बार भी कट नहीं कर रहा, यानी एटमोस्ट मैक्सिमम एक ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, है ना, क्योंकि अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो 1-1 होना चाहिए, अगर 1-1 है देन इट्स ग्राफ कैन कट एक्स एक्सिस एट मोस्ट 1, ज्यादा से ज्यादा एक ही बार कट कर सकता है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू एक मैक्सिमम एक ही बार 0 हो सकती है। इस इंफॉर्मेशन से हमें उस क्वेश्चन में क्या फायदा हुआ, ध्यान से देखो, ये दोनों वैल्यूज इक्वल तभी हो रही हैं जब x1 और x2 इक्वल हो रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम हमारे उस एग्जांपल में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए जरा। अब देखिए हमने वहां पर कंक्लूड किया था कि f डबल डैश एक्स लेस देन 0 है, ठीक है, तो इसका मतलब f डैश एक्स मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये मोनोटॉनिक फंक्शन हो गया f डैश, इससे पता चला f डैश एक्स इज 1-1। अगर ये 1-1 फंक्शन है तो इससे मुझे ये पता चला कि इन दोनों की वैल्यू, क्योंकि g का मैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर सकता हूं, क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होगा, g का मैं क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाल सकता हूं, जहां g डैश एक्स 0 हो जाए। g डैश एक्स कहां 0 होगा, जहां ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस साइन है, और ये दोनों कहां इक्वल होंगे, जहां पर x/2 और 1 - x इक्वल हो जाते हैं। अभी अभी हमने देखा था कि अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया तो ये 1-1 होना चाहिए, यानी x1 और x2 इक्वल होने चाहिए, यानी x/2 और 1 - x इक्वल होने चाहिए। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, फॉर critical point of gx, g dash x must be 0, g dash x का वैल्यू 0 होना चाहिए, that means x/2 is equals to 1 - x, ये तभी होगा जब ये दोनों x/2 और 1 - x इक्वल हो जाएं, उस पॉइंट पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वरना ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, x/2 और 1 - x इक्वल हो जाएंगे। इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं, सो 3x/2 इक्वल्स टू 1, इसका मतलब x का वैल्यू आ जाता है 2/3, x is equals to 2/3, so x is equal to 2/3 is the critical point of gx function, right? So x is equals to 2/3 is critical point of gx. ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं लिख रहा हूं इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ आप दिमाग में कर सकते हैं, बस एक ये इक्वेशन सॉल्व करना चाहिए, वो इक्वेशन भी बहुत आसानी से सॉल्व हो रही है। दिस इज ऑल्सो द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फ्रेश मतलब फ्लश होना चाहिए, और आसानी से आप ये 2/3 एज ए क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या फायदा हुआ इस बात से, क्रिटिकल पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया
तो क्रिटिकल पॉइंट या तो ये मैक्सिमा का पॉइंट हो रहा है या मिनिमा का पॉइंट हो रहा है, ये मैं बता सकता हूं। कैसे बता सकता हूं? g' मेरे पास है, ये डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है, और सेकेंड डेरिवेटिव यहां बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। सो नाउ वी विल फाइंड g'(x), और g'(x) देखिए क्या है, f'(x/2 माइनस f'(1 - x), ये हो जाएगा f'(x/2 इंटू 1/2 प्लस f'(1 - x), और हमसे ये कहा गया है कि f'(x) इज लेस देन 0। अगर f'(x) लेस देन 0 है तो ये टर्म नेगेटिव हो गई है और ये टर्म भी नेगेटिव हो गई है। सो विल से दैट दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x की हर रियल वैल्यू पर g'(x) नेगेटिव आ रहा है, और इसका मतलब हो गया कि जो क्रिटिकल पॉइंट था 2/3 उस पर भी नेगेटिव है, 2/3 पर भी ये क्वांटिटी नेगेटिव ही आनी चाहिए, क्योंकि ये तो x की हर वैल्यू के लिए नेगेटिव है। और अगर क्रिटिकल पॉइंट पर किसी फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो वो फंक्शन में उस क्रिटिकल पॉइंट पर मैक्सिमा देगा। ओके, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल्स टू 2/3 इज लोकल मैक्सिमा ऑफ gx। gx का ये लोकल मैक्सिमा होना चाहिए, तो मुझे gx फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट जो था 2/3 वो मैक्सिमा की तरह मैंने आइडेंटिफाई किया, तो ये 2/3 पॉइंट हो गया एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और अगर ये मैक्सिमा का पॉइंट है तो इससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग रहा होगा और इसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग रहा होगा। 2/3 पर उसने मैक्सिमा दिया, इंक्रीज होते हुए 2/3 तक गया और उसके बाद फिर डिक्रीजिंग होने लग गया, यानी आपको gx फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर मिल गया, है ना। 2/3 से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है और 2/3 के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है। सो फाइनली वी विल कंक्लूड gx इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ टू 2/3 and it decreases from 2/3 to infinity। इस तरह से हम बहुत आसानी से इस फंक्शन का मोनोटोनिक बिहेवियर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें कैलकुलेशन भी बहुत कम इन्वॉल्व है और सिर्फ स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कि आप क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें gx फंक्शन का। उसके लिए आपको g' को 0 करना पड़ेगा, और g' कहां 0 होगा, जहां ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों कहां इक्वल होंगे, x/2 और 1 - x पर इक्वल होंगे, क्योंकि फंक्शन 1 है, तो x/2 और 1 - x जब इक्वल होंगे तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर फंक्शन 1 नहीं होता, मैनी 1 होता, तो फिर x/2 और 1 - x के डिफरेंट वैल्यूज पर भी ये दोनों इक्वल आ सकते थे। मैनी 1 फंक्शन में सेम वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पर भी आ जाती है, डिफरेंट x पर भी आ जाती है, लेकिन फंक्शन 1 है, इसलिए x/2 और 1 - x जब इक्वल होंगे तभी ये दोनों इक्वल होंगे। यानी ये जो इंफॉर्मेशन है ये है हमारे पास, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसका केवल और केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और वो तब आएगा जब x/2 और 1 - x इक्वल होंगे, वरना ये क्रिटिकल पॉइंट एक से ज्यादा आ ही नहीं सकते, क्योंकि f' फंक्शन 1 फंक्शन है, इसलिए x/2 और 1 - x का इक्वल होना जरूरी है। और एक बस उसी सिचुएशन में ये दोनों इक्वल होंगे, और उसी सिचुएशन में फंक्शन g' की वैल्यू 0 होगी और वही पॉइंट gx का क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या किया, ऐसा काम किया। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये तो दिमाग में आएगा, और सीधा इसके बाद आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है gx का, और सीधा फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव देखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव वी आर फाइंडिंग इट ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि f' आपको x की हर वैल्यू पर नेगेटिव दिया हुआ है, तो आपको g'(x) क्रिटिकल पॉइंट पर भी नेगेटिव मिला। अगर सेकंड डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव है तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, मैक्सिमा मिला तो मैक्सिमा तक फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा और मैक्सिमा के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसा करके आपने फंक्शन का मोनोटोनिक एनालिसिस पता कर लिया, 2/3 तक इंक्रीजिंग और 2/3 के बाद डिक्रीजिंग। तो जरा देखिए क्या आंसर होना चाहिए, 2/3 तक इंक्रीजिंग, ए ऑप्शन करेक्ट है, और 2/3 के बाद डिक्रीजिंग यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ए एंड डी आर द करेक्ट आंसर्स। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया, ये एग्जाम्पल बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए था। यहां पर आप अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं भी करते हैं तब भी आप मोनोटोनिक एनालिसिस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और ये तो एक आसान सा सिचुएशन है, इसलिए आपको यहां पर वो काम करने में भी ऑलमोस्ट इतने ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, इससे स्लाइटली ज्यादा डालने पड़ेंगे, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाए और फिर आप अगर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे
तो आपके लिए सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूं, अब जरा आप इस क्वेश्चन पर गौर कीजिए। उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहां मैंने उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेसी बढ़ा दी है। एच एक्स फंक्शन 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑलवेज पॉजिटिव दे रखा है सेकेंड डेरिवेटिव एफ का, राइट और एच एक्स का मोनोटोनिक एनालिसिस करना है, यानी उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर हमें चेक करनी है। तो मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, उसके लिए उससे क्या इंटरप्रिटेशन आता है वो लिखता हूं और फिर एच एक्स को डिफरेंशिएट करके आगे काम करूंगा। आई सजेस्ट कि जो एग्जांपल अभी मैंने एक्सप्लेन किया उससे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो आप इस वीडियो को तुरंत यहां पॉज कीजिए और पहले इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपना आंसर निकालकर फिर आगे मेरा सोल्यूशन देखिए, राइट। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं। एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव दे रखा है, इससे मुझे पता चल जाता है कि एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर एफ डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं एफ डैश एक्स इज 1 1। ये 1 1 फंक्शन भी हो गया। अब अगर ये 1 1 है तो ये इंफॉर्मेशन कहां काम आने वाली है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो अब मैं आगे इसको h को डिफरेंशिएट करूंगा। नाउ वी विल फाइंड h डैश एक्स। h डैश एक्स निकाल लेते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं। 3 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 3 इंटू 2x अपॉन 3 माइनस 2x इंटू एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 कैंसिल हो जाएगा और यहां से h डैश एक्स का डेफिनेशन आपको मिलता है, 2x कॉमन आएगा, एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर। पिछले एग्जाम्पल में यहां जो एक्सप्रेशन आ रहा था वो बहुत आसान था, तो आप मोनोटोनिक एनालिसिस करके भी काम कर सकते थे, लेकिन अब अगर यहां आप मोनोटोनिक एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत पेन्स आएंगे, बहुत दिक्कत आएगी और कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, कुछ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होने के चांसेस हैं। तो अब यहां पर मुझे क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली उसी तरह का क्वेश्चन है ये। एच डैश की एक्सप्रेशन आ चुकी है, अगर मुझे एच एक्स का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है तो एच डैश 0 होना चाहिए, और एच डैश कहां 0 होता है ये मैं पता कर सकता हूं, राइट। फॉर क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एच एक्स, एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एच डैश एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया, एच डैश एक्स की वैल्यू को अगर मैंने 0 किया तो आप जरा ध्यान से देखिए ये 0 कब होगा, एक तो x इज इक्वल टू 0 पर 0 हो रहा है, यानी x इज इक्वल टू 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और दूसरा इस वाले ब्रैकेट से भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा जहां ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, और ये एक्सप्रेशन कहां 0 होगा बच्चों, जहां ये टर्म इस वाली टर्म के इक्वल हो जाए, एफ डैश 3 एक्स स्क्वायर बाई 3 एफ डैश 3 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो। अब हमें f की डेफिनेशन तो पता ही नहीं है, तो हम इन दोनों को कैसे इक्वल करें, लेकिन मुझे यह पता है कि f डैश एक्स फंक्शन 1 1 है। अगर ये 1 1 फंक्शन है तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब इनके अंदर ये जो x1 x2 हैं ये इक्वल होंगे। अगर ये 1 1 नहीं होता तो फिर ये अनइक्वल होने पर भी ये इक्वल आ सकते थे, है या नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 पर और -2 पर सेम आती है, लेकिन एक्स क्यूब की वैल्यू किन्हीं भी दो डिफरेंट एक्स पर सेम नहीं आती, क्योंकि एक्स क्यूब 1 1 फंक्शन है और एक्स स्क्वायर मैनी वन फंक्शन है। अगर फंक्शन मैनी वन है तो अंदर वाले दोनों अननोन्स अनइक्वल होने पर भी आपको इसकी वैल्यू 0 मिल सकती है, लेकिन हमें फंक्शन 1 1 दिया हुआ है, यानी इस इंफॉर्मेशन को हमने बहुत वाइजली यूज किया और फंक्शन 1 1 आइडेंटिफाई करते हुए हमने बोला कि ये x1 x2 जब इक्वल हो जाएंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो उस टाइम पर भी h डैश 0 हो जाएगा। तो मुझे h डैश के क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एक तो x इज इक्वल टू 0 मिला और दूसरा इन दोनों को इक्वल करने से जो x आएगा वो मिला, राइट। तो h डैश x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 0, ये एक क्रिटिकल पॉइंट आया, एंड x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, x1 x2 को इक्वल कर दिया। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाई 3 इज इक्वल्स टू 3, यानी x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 बाई 2। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं और एक ये क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, 3 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाई 2, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, h डैश x निकाल चुका हूं,
एच डैश एक्स को 0 करके एच एक्स फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाल लिए हैं. सो आई विल से दैट x is equal to 0 plus minus 3/2 are critical points of hx. hx फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गए. अब इस hx के क्रिटिकल पॉइंट्स को देखते हुए सेकंड डेरिवेटिव मुझे कंफर्म पता है कि सेकंड डेरिवेटिव में f डबल डैश आएगा और f डबल डैश का साइन मुझे पता है. तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पर उस hx में मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा ये मैं पता लगा सकता हूं और उन्हें देखते हुए मैक्सिमा मिनिमा के बेस पर मैं मोनोटोनिसिटी पता लगा सकता हूं. तो मैं इस hx से सेकंड डेरिवेटिव पर चला जाऊंगा. ये h डैश है, u इंटू वी लगाना पड़ेगा, यहां से सेकंड डेरिवेटिव मिलेगा. ध्यान से देखिएगा. तो अब मैं इसका सेकंड डिफरेंशिएशन निकालता हूं. इस एक्सप्रेशन को हम एक बार पहले लिख लेते हैं. h डैश x है 2x, f डैश x स्क्वायर बाय 3 माइनस f डैश ऑफ 3 माइनस x स्क्वायर. और अब मैंने इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाला. u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा टू दिस ब्रैकेट एज इट इज प्लस 2x एज इट इज और इसे डिफरेंशिएट किया. f डबल डैश एक्स स्क्वायर बाय 3 इंटू 2x अपॉन 3 प्लस 2x इंटू एफ डबल डैश 3 माइनस एक्स स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लिया हमने. 2 टाइम्स f डैश एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एफ डैश ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर f डबल डैश एक्स स्क्वायर बाय 3 इंटू 1/3 प्लस f डबल डैश 3 माइनस एक्स स्क्वायर. अब जरा ध्यान से देखिए, ये पॉजिटिव है. f डबल डैश भी आपको पॉजिटिव दिया गया था क्वेश्चन में. f डबल डैश वॉज गिवन एज पॉजिटिव इन दिस क्वेश्चन एवरीवेयर. तो f डबल डैश हमेशा पॉजिटिव है, f डबल डैश हमेशा पॉजिटिव है. इन दोनों का सम भी पॉजिटिव आएगा और ये एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है. यानी ये जो टर्म हमारे पास है ये टर्म हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है. इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट. तो ये तो हमेशा मैंने पॉजिटिव आइडेंटिफाई कर लिया है. सो दिस टर्म इज पॉजिटिव क्वांटिटी. ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट. दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है. अब अगर ये पॉजिटिव है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. ठीक है. अब बचा ये वाला टुकड़ा. तो सेकंड डेरिवेटिव के जो हमें hx के क्रिटिकल पॉइंट्स मिले थे वो 3 थे. 0 प्लस माइनस 3/2. प्लस माइनस 3/2 तो x स्क्वायर बाय 3 और 3 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल करने से आए थे और उस पॉइंट पर ये एक्सप्रेशन 0 हो जाता है. तो प्लस माइनस 3/2 पर ये टुकड़ा 0 हो जाएगा और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा. इसका मतलब ये हो गया h डबल डैश प्लस माइनस 3/2 इज पॉजिटिव. प्लस माइनस 3/2 जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे उन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पर ये एक्सप्रेशन तो 0 हो रहा है क्योंकि वो प्लस माइनस 3/2 आए कैसे थे. इस ब्रैकेट को ही तो 0 करके आए थे जहां पर x1 x2 को इक्वल कर दिया था हमने. तो वहां पर ये वाला टुकड़ा तो 0 हो गया और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा. जो भी क्वांटिटी देगा ये पॉजिटिव होगा हमेशा. तो प्लस माइनस 3/2 पर पॉजिटिव मिला. एंड 0 पर क्या बनेगा. एक और क्रिटिकल पॉइंट था. 3 क्रिटिकल पॉइंट थे. प्लस माइनस 3/2 मैंने चेक कर लिया सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू. और सेकंड डेरिवेटिव के लिए 0 पर क्या आएगी, ये 0 बना देगा. और यहां से क्या मिलेगा वो भी देख लेते हैं. तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स f डैश 0 माइनस f डैश 3. अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू आने वाली है. ये नेगेटिव है या पॉजिटिव ये चेक करना है. क्रिटिकल पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव, उससे आपको मैक्सिमा मिनिमा पता चल जाता है. तो f डैश 0 बड़ा है या f डैश 3 बड़ा है. हमें वहां पर इंफॉर्मेशन दी गई थी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है. सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब हो गया f डैश इंक्रीजिंग है. अगर f डैश इंक्रीजिंग है तो हायर वेरिएबल पर वैल्यू ग्रेटर देगा, यानी f डैश 3 बड़ा है और f डैश 0 स्मॉलर है. सो दिस इज अ नेगेटिव क्वांटिटी एज f डैश x इज इंक्रीजिंग बिकॉज f डबल डैश x इज गिवन एज पॉजिटिव. ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ये टुकड़ा नेगेटिव होगा.
तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू h की सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर नेगेटिव आ रही है और प्लस माइनस 3/2 पर पॉजिटिव आ रही है। कंक्लूजन ये मिल गया, सो hx हैज लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। 0 पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव है यानी कि मैक्सिमा होना चाहिए, और यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है यानी कि मिनिमा होना चाहिए। एंड लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। प्लस माइनस 3/2 पर लोकल मिनिमा होगा। आपने फंक्शन hx का मैक्सिमा मिनिमा आइडेंटिफाई कर लिया। तो चलिए जरा एक बार रियल नंबर लाइन पर देखते हैं कैसे सिचुएशन बनती है। -3/2, 0 एंड 3/2, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट थे hx फंक्शन के। उसमें से इस 3/2 पर मुझे मिला है मिनिमा। ये मिनिमा का पॉइंट है, दिस इज मिनिमा। ये मैक्सिमा का पॉइंट है और ये भी मिनिमा का पॉइंट है। मिनिमा से पहले फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, फिर मिनिमा देगा और फिर इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मिनिमा से पहले फंक्शन का नेचर डिक्रीजिंग है, मिनिमा के बाद फंक्शन का नेचर इंक्रीजिंग हो जाएगा। मिनिमा देकर मिनिमा दिया, मिनिमा देने के बाद इंक्रीजिंग हो गया, और फिर 0 पर मैक्सिमा दे रहा है। मैक्सिमा देने के बाद फिर से फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। 3/2 पर फिर से डिक्रीजिंग, 0 से 3/2 के बीच में फिर से डिक्रीजिंग हो गया, और 3/2 पर मिनिमा देने के बाद फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा। यानी कि इधर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग। हमारा काम हो गया। -∞ से -3/2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, वहां मिनिमा दे रहा है। -3/2 से 0 तक इंक्रीजिंग है, फिर 0 पर मैक्सिमा दे रहा है, उसके बाद फिर से मिनिमा दे रहा है। 3/2 तक डिक्रीजिंग है और 3/2 के बाद मिनिमा देकर फिर से ये यहां मिनिमा देने के बाद इधर इंक्रीजिंग ट्रेंड पर आ गया। तो चलिए -∞ से -3/2 डिक्रीजिंग है, यहीं से हम पिक कर लेते हैं और अपने ऑप्शंस को सेलेक्ट करते हैं। तो -3/2 से 0 तक हमने फंक्शन को आइडेंटिफाई किया। -∞ से -3/2 तक, जस्ट अ मिनट, -∞ से -3/2 तक डिक्रीजिंग नेचर आया है। -∞ टू -3/2 डिक्रीजिंग, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। -∞ से -3/2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, -3/2 पर मिनिमा दे रहा है और फिर 0 तक इंक्रीजिंग है, 0 पर मैक्सिमा दे रहा है। -3/2 से 0 तक इंक्रीजिंग है, सो बी इज द करेक्ट आंसर। 0 पर मैक्सिमा देने के बाद फिर से डिक्रीजिंग हो जाएगा और 3/2 पर मिनिमा देगा, तो 0 से 3/2 तक डिक्रीजिंग है, 0 से 3/2 तक डिक्रीजिंग है। डी इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। और 3/2 पर मिनिमा देने के बाद फिर से इंक्रीजिंग हो जाएगा टिल इंफिनिटी, सो 3/2 टू इंफिनिटी इंक्रीजिंग है। ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शंस। तो यहां पर हमने मैक्सिमा मिनिमा को वाइजली यूज किया मोनोटॉनिक एनालिसिस के लिए। ठीक है, मोनोटॉनिक एनालिसिस के लिए h' का नेचर देखा जाना चाहिए था कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, लेकिन इसका नेचर देखने के लिए मुझे ज्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, जबकि और कैलकुलेशन भी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि उसके लिए मुझे इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना पड़ेगा, और इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने से बेहतर है इक्वेशंस को सॉल्व किया जाए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है तो इतना रिटर्न वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए हर चीज लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाए, वरना ये सॉल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा। इसके बाद सीधा सीधा हम ये इक्वेशन ये लिखेंगे और ये क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे, और ये क्रिटिकल पॉइंट आते ही सीधा हम सेकेंड डेरिवेटिव को एक्सप्रेशन को लिखेंगे, और इसको देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि सेकेंड डेरिवेटिव का इसके जस्ट बाद, और जैसे ही लिखेंगे उसके जस्ट बाद हम सेकेंड डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन लिखेंगे, और सेकेंड डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि हमने जो क्रिटिकल पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं वो मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं या मिनिमा के पॉइंट्स हैं। हमें इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करनी पड़ती, और इनइक्वालिटी से बचते हुए भी हम बहुत आसानी से मोनोटॉनिक एनालिसिस कर सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा यूज करते हुए। सो आई एम श्योर कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब आप इस कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। बच्चों, ये जो दोनों एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, ये करियर पॉइंट का जो हमारा जेईई एडवांस का स्टडी मटेरियल है, जो सभी ऑनलाइन में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को हम सॉल्व करवाते हैं, उसी के क्वेश्चंस ये मैंने यहाँ पर लिए हैं, और इन क्वेश्चंस के बेसिस पर ही मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, तो अब आप इस तरह के कॉन्सेप्ट्स की रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के शॉर्ट वीडियोस हम रेगुलर इस चैनल पर दे रहे हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, और साथ में ऑफ कोर्स शेयर जरूर करें ताकि ये इंफॉर्मेशन
सब लोगों तक स्प्रेड हो, जो भी अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन तक भी ये इंफॉर्मेशन जरूर जाए। लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, हमें डायरेक्शन देते हैं कि अब हम और आगे किस तरह से आपकी हेल्प कर सकते हैं और कोटा से इस तरह का एजुकेशन और एक अच्छे कॉन्सेप्चुअल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए कोटा से हम आपके लिए काम कर रहे हैं। रेगुलरली आपको इस तरह के सेशंस हम दे जा रहे हैं और ये आपके कमेंट सेक्शंस और लाइक हमें बताते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं। तो आप कमेंट्स में मेंशन कीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और साथ में ये भी बताइए कि और कौन से कॉन्सेप्ट्स पर आप इस तरह के सेशंस चाहते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।